नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष ठाकुर आप सबका दोबारा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कार द वर्डिक्ट ऑन वैल्यू पर। दोस्तों, मैं एक फाइनेंशियल कोच हूं और पिछले लंबे समय से फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा हूं सिंस 2002 से। और मैंने जो कुछ भी अपनी पूरी लाइफ में सीखा है, मैंने डिसाइड किया कि एक YouTube चैनल बनाया जाए और अपनी सारी नॉलेज को संग्रहित किया जाए और आप सबके साथ साझा किया जाए, जिससे आप लोगों को नॉलेज मिले और इससे आप लोगों का अगर कुछ भी बेनिफिट हो पाया तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। दोस्तों, मैं ये इस चैनल पे सारी फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करूंगा और ये वो नॉलेज है, ये वो ज्ञान है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से अर्जित किया है, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है। मैंने दो वीडियोस डाली हैं। एक मैंने ये डाली वीडियो कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाएंगे अपनी लाइफ में तो किस तरीके से अपने फाइनेंशियल्स को ग्रो कर लेंगे। कुछ हैबिट्स मैंने बताई थी जिसको अपना करके अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। कुछ लोग मेरे को कहते रहते हैं कि छोटी इनकम सेक्टर का आदमी फाइनेंशियल नॉलेज लेके क्या करेगा, कि उसके पास तो रोटी खाने और चबाने के होते हैं, हैंड टू माउथ होता है हमेशा ही, तो वो उसको रिक्वायरमेंट होती नहीं है किसी फाइनेंशियल नॉलेज की, जो कि बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल ही गलत सोच है। उसके लिए मैंने एक सेकंड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक छोटी सी 18 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी से भी कैसे वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। मैंने इन दोनों वीडियोज़ में एक जिक्र किया था कि आप अपनी लाइफ में एक सिस्टम बनाइए और मैंने बोला था कि आप अपने खर्चों को लिखिए, बजट बनाइए, बजट के अनुसार खर्चा कीजिए, बजट को इस तरीके से बनाइए। पर वो समरी वीडियो थी। मैंने ये तो बोला कि बजट बनाइए, पर बजट बनेगा कैसे ये कौन बताएगा आपको? एक अच्छा बजट कैसे तैयार किया जाएगा, कैसे बजट बनाया जाए जिससे कि आपकी लाइफ ठीक चल सके और आप अपने गोल को पा सके। इसी पॉइंट पे दोस्तों मैं एक आज वीडियो बना रहा हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोगों को समझ भी आएगी। अगर मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आप लोगों को अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं, कि बजट कैसे बनाया जाए। चाहे आप छोटी इनकम सेगमेंट से आते हैं, चाहे बड़ी इनकम सेगमेंट से आते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों का एक बजट तय करें। आमदनी आने से पहले एक बजट तय करें और उस बजट के अनुसार खर्चा करें, जिससे आपको पता हो कि मेरे पास क्या आवक है और क्या जाएगा, और आपके खर्चा, आपके जो खर्चे हैं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, वो आपके कंट्रोल से बाहर ना जाए। देखिए, बजट किसी भी तरीके से आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, पर एक सिस्टमेटिक बजट बनाना कला है, आर्ट है ये, कि आप कैसे कैसे किस किस चीज़ को कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे। कई लोग अननेसेसरी एक्सपेंसेस को नेसेसरी मान लेते हैं और कई लोग बहुत नेसेसरी एक्सपेंसेस को मजबूरी में अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उनके पास उन नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं बचते हैं। देखिए, बजट बनाने के लिए सबसे पहले ना आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, मैं एक एक करके बताता हूँ मैं। पहला स्टेप है कि आप अपनी सारी इनकम कैलकुलेट कीजिए। जितने सोर्स ऑफ इनकम हैं, सपोज आपके पास सैलरी आती है, आपके पास रेंट आता है, आप कोई ओवर टाइम करते हैं, आप कोई फ्रीलांसिंग करते हैं, जिस भी सेगमेंट में आप फॉल करते हैं, अपने एक साइड पे अपनी सारी सोर्स ऑफ इनकम लिखिए और उस सोर्स ऑफ इनकम से कितनी इनकम आती है उसको निर्धारित कीजिए कि इतना पैसा मेरे को प्राप्त होगा और इसी पैसे में से मुझे खर्चा करना है। निर्धारित सी बात है कि अगर आपके पास जो निश्चित आय आएगी उसी में से आपको खर्चा करना है, कोई एडिशनल पैसा आएगा नहीं आपके पास। जब आप अपनी इनकम पूरी लिख लेते हैं तो इसके बाद आता है एक्सपेंस की बारी। मेन जो बजट का काम है वो एक्सपेंस में ही है, वहीं पर आपको अपने कंट्रोल से एस्टैब्लिश करने हैं, जिससे आपकी लाइफ सुचारू रूप से चल सके और आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। बजट को मैंने अपनी पहले की वीडियो जो में भी बनाया है, बताया है और आज भी बता रहा हूँ। अपने इनकम को आप 3 कैटेगरी में बांटिए। फर्स्ट कैटेगरी है एक्सपेंस कैटेगरी, जो नेसेसिटीज़ हैं। सेकंड कैटेगरी है इच्छाएं हैं, जो कि आदमी की ज़रूरतें नहीं होती हैं, इच्छाएं होती हैं।
उनके लिए सेकंड कैटेगरी है, और थर्ड कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट करना। और ये तीनों ही पार्ट कंपलसरी हैं। मैंने अपने हिसाब से और जितनी मैंने फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी हैं उनके हिसाब से एक रेशियो ड्राफ्ट किया है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। वो रेशियो है 50-30-20 की। अगर आप थोड़ा सा पेसिमिस्टिक चलना चाहें, मतलब थोड़ा सा और संकीर्णता से अपने जीवन को बिताना चाहें, तो इसको 50-25-25 कर लीजिए। अदरवाइज 50-30-20 तो आइडियल नंबर है। अब इसमें हम बात करते हैं कि 50% में क्या करें हम। 50% पहले आप वो खर्चे लिखिए जो आपकी निसेसिटीज़ हैं। निसेसिटीज़ को 2 पार्ट्स में बांटिए। पहले तो अपनी इनकम को 3 पार्ट में बांटिए, 50-30-20। 50 आपकी निसेसिटीज़ पूरा करने के लिए है, 30 आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और 20 आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब पहले हम पहले पार्ट की बात करते हैं 50% की। 50% में आप 50% को आप 2 हिस्सों में तय कीजिए। पहला हिस्सा वो आपके ना जीवन में जो फिक्स जो नेसेसिटीज़ हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो 2 रूप में हैं। 2 टाइप के खर्चे होते हैं। एक तो वो खर्चे होते हैं जो फिक्स होते हैं, एक वो खर्चे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं। फिक्स खर्चे वो होते हैं जिनमें बदलाव साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार आता है। और वेरिएबल खर्चे वो होते हैं जिनमें हर महीने चेंजेज आ जाते हैं। फिक्स खर्चों में क्या क्या आएगा? फिक्स खर्चों में आपका आएगा रेंट हो गया, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो। आपका स्कूल फीस हो गया, आपकी कोई मेडिसिन्स वगैरह आ रही हैं जो कि फ़िक्स आती है कि ये मेडिसिन आपको खाना है। जैसे कई लोगों को बीपी, शुगर या किडनी, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, उनकी फ़िक्स कॉस्ट है जो कि आपको देना ही देना है। पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, अप्रॉक्सीमेट फ़िक्स होता है। वैसे तो बिजली का बिल वेरिएबल होता है, बट अप्रॉक्सीमेट फ़िक्स ही होता है, क्योंकि ये घर का बिजली का बिल है, कोई फैक्ट्री या किसी संस्था का बिजली का बिल नहीं होता है। एक कैटेगरी है फिक्स खर्चों की है, जो कि आपकी हर महीने जानी ही जानी है, ये आपको देना ही देना है। तो एक कैटेगरी ये हो गई जिसमें आप रेंट शामिल कर लीजिए, जो फिक्स है, हर महीने आपको देना ही देना है। रेंट हो गया, फीस हो गई, पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया। एक तो ये खर्चा हो गया। एक दूसरा हिस्सा बनाइए जो वेरिएबल खर्चे हैं, जो हर महीने उनमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। इसमें आप डालिए आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें। अब मैं वीडियो पे एक एक चीज़ तो गिना नहीं सकता, हर आदमी की नेसेसिटीज़ अलग अलग हैं, और मोटा मोटा मैं बताता हूँ। मैं होम सप्लाइज़ में आपका राशन, सब्जी, दूध, पानी, इसके बाद छोटी मोटी क्लॉथिंग्स, इसके अलावा आपका बिजली बिल, गैस का बिल, एंड रूटीन एक्सपेंसेस, कॉपी किताब, इस टाइप के खर्चे जिसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, जिनको करना ज़रूरी ही है। इन सबको आप अपनी इनकम के 50% हिस्से में समावेशित कीजिए और इसको इसी पे मैनेज कीजिए। जो बजट आप जिस खर्चे के लिए निर्धारित करें उसको रेगुलर ट्रैक करें। आप रेगुलर ट्रैक करेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि किस में मेरा बजट कम पड़ रहा है, किस में ज़्यादा पड़ रहा है, मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है या बच रहा है मेरे को। आपको पूरा आइडिया आता रहेगा। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, जो कि है आपका 30% इनकम का 30%। 30% हिस्सा वो हुआ जो आपकी निसेसिटीज नहीं है, वो आपको वो पैसा वहाँ लगाना है जो आपकी इच्छा पूर्ति हो। अब देखिए, इच्छा पूर्ति में तो लोग बोलेगा जी कि मेरी सैलरी तो 50,000 है पर मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है। वो नहीं होता। आप जिस इनकम सेगमेंट में फॉल करते हैं उस इनकम सेगमेंट के हिसाब से आपकी जो इच्छाएं हैं उन पूर्ति के लिए अपनी इनकम का 30% हिस्सा आप रिजर्व कीजिए अपने बजट में। उनमें होता है जैसे किसी को कोई सब्सक्रिप्शन लेनी है, कोई बुक्स खरीदनी है अपने पढ़ने के लिए, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कुछ पैसा खर्च करना है, क्लॉथिंग्स करनी है आपको, कहीं ट्रैवल का प्लान बनाना है, साल में गर्मियों की छुट्टियों पे जाना है, काइंड ऑफ जो रूटीन के खर्चे में नहीं हो पाता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जोड़ करके 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक बार वो काम कर लिया। या कोई घर में फंक्शन है या पूजा पाठ कराना है उसके लिए, इस टाइप के खर्चों के लिए आप अपनी इनकम का 30% रिजर्व कीजिए। अगर आप थोड़ा सा पेसिमिस्टिक या संकुचित विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं तो आप इसको 25% भी कर सकते हैं, और बचे हुए 5% आप
सेविंग्स में इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे मान लीजिए 6 महीना आप इकट्ठा करते हैं, 6 महीना इकट्ठा करने के बाद आपको लगता है घर में कोई पूजा कराना है, कोई मोटरसाइकिल की डाउन पेमेंट करनी है, कोई मुझे घर में पर्दे लगवाने हैं, मतलब किसी भी तरीके की जो भी आपकी इच्छाएं हो पूर्ति करना चाहते हो, कहीं ट्रैवल करना है, कुछ करना है, वो आप उससे कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अभी जैसे आप बिना बजट के परेशान होते रहते हैं, अगर आप हर चीज़ प्लान करके चलेंगे, जोड़ के चलेंगे, तो आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी पाएंगे और आपको बोरो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डेट में तो आप मतलब समझ लीजिएगा, अगर आप बजट बना के और सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो डेट तो आप भूल ही जाइए, डेट लेने की आपको कभी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपके पास बचा होगा, अगर आप एज पर प्रोसेस चल रहे हैं तो या तो 20% बचा होगा, अगर पेसिमिस्टिक चल रहे हैं तो 25% बचा होगा। इस आप चाहे जिस मर्जी इनकम सेगमेंट से आते हो, ये जो 25% या 20% आपके पास सेविंग्स बची हुई है, इसको 3 पार्ट में बांट दीजिए। फर्स्ट पार्ट आप डालिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए। इमरजेंसी फंड का भी बजट में अपने प्रोविज़न रखिए। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए वो मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि आपकी टोटल इनकम की 6 टाइम मिनिमम आपके इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिससे आपके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए, कोई नौकरी चली जाए, कुछ स्थिति खराब हो जाए, तो आप उससे अपना सर्वाइवल कर पाएँ। उसका जो आप 20% आपके पास सेविंग पार्ट में आप डाल रहे हैं, उसका एक हिस्सा उसको 3 पार्ट में कीजिए। एक हिस्सा आप इमरजेंसी फंड के लिए डालिए, जो कि आपके किसी सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। ऐसा सेविंग अकाउंट जिसको आप डेली ऑपरेट ना करते हो या जिसको आप डेली इस्तेमाल ना करते हो, जिसका पैसा आप खर्च नहीं करेंगे। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल मैनेज नहीं होता, तो आप उसको रिकरिंग डिपॉजिट में भी डाल सकते हैं। उस पर कुछ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और वो पैसा आपका सेफ भी रहेगा। दूसरा पार्ट आप डालिए एसआईपी में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करना चाहिए, किन फंड्स में करना चाहिए, उससे क्या ग्रोथ मिलेगी, कैसे आपका फंड ग्रो होगा, इन सारी चीज़ों पे मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा, जिसमें एसआईपी की पूरी नॉलेज दूंगा आपको, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा कि आपका पैसा कहाँ ग्रो करेगा। तो आप उसमें 20% का एक हिस्सा, आपने 3 हिस्सा किया, आपने 3 हिस्से में से एक हिस्सा डाला आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए, दूसरा हिस्सा डालिए आप एसआईपीज़ में। बचा आपका एक तीसरा हिस्सा। तीसरे हिस्से को ये डिपेंड करता है कि आप किस इनकम साइज से आते हैं, पर आप तीसरे हिस्से को लगाइए स्टेबल रिटर्न फंड में, जिसको कहते हैं फिक्स इनकम फंड जो होता है, जिसपे उतार चढ़ाव नहीं होगा, जिसमें जो पता होगा आपको कि फिक्स रिटर्न मिलेगी। इस पर फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट में लगाइए। इसमें आपके हो सकते हैं बॉन्ड्स हो सकते हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स हो सकते हैं ए ग्रेड ट्रिपल ए ग्रेड की कंपनीज के बॉन्ड हो सकते हैं, सॉर्निंग गोल्ड बॉन्ड हो सकते हैं आपके। अगर आप इंडिविजुअल बॉन्ड में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो बॉन्ड फंड है मार्केट में, जैसे म्यूचुअल फंड है ऐसे बॉन्ड फंड है, आप उनमें पैसा लगा सकते हैं। अगर आप फिर भी उसमें भी नहीं लगाना चाहते तो आप उस पैसे को पीपीएफ में लगा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट में लगा सकते हैं। ये पैसा वो होगा जिसमें से ना घटेगा ना बढ़ेगा, आपको पक्का पता होगा कि मैं इतना इतना पैसा हर महीने डाल रहा हूँ, तो 5 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद या 10 साल बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा। अब इन दो को, एक को मार्केट लिंक प्रोग्राम में लगाने में और एक को फिक्स रिटर्न प्लान में लगाने में आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब कभी मार्केट आपकी डाउन जाएगी तो आपको थोड़ा सा एक कंफर्ट रहेगा कि नहीं, मेरा थोड़ा सा पैसा ऐसे सिस्टम में पड़ा हुआ जो कि बढ़ ही रहा, घट नहीं रहा। और वहाँ पर एक लिमिटेड इनकम मिलेगी आपको, 8%, 8.5%, 9%, 7% ऐसी इनकम मिलेगी, ऐसी रिटर्न मिलेगी। तो अगर आप एसआईपीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान की प्रोडक्ट हैं। तो आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर सिस्टमेटिकली पेशेंटली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपके पैसे को कब मल्टीप्लाई कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक हिस्सा आप 33 अपनी पूरी सेविंग का 33% आप इमरजेंसी फंड में लगाइए, 33% आप एसआईपीज़ में लगाइए और 33% आप फिक्स रिटर्न इनकम प्लान में लगाइए। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये बच जाएगा कि आपने बोला जी कि मेरा इमरजेंसी फंड अब मेरी टोटल इनकम का 6 टाइम होना चाहिए, मेरा 6 टाइम हो जाएगा, इसके बाद मैं उस पैसे का क्या करूँगा।
जब आपका इमरजेंसी फंड पूरा तैयार हो जाता है, इसके बाद जब वो पैसा एडिशनल आपके पास बचता है, तो मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप उसको एसआईपी में डालिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डालिए, जिससे आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहे। और इस तरीके से आप अपने पूरी इनकम को और एक्सपेंस को प्लान कीजिए, और आप देखेंगे कि आपका फाइनेंशियल सेटअप इतना अच्छा हो जाएगा कि डेट लेना तो छोड़ दीजिए, आप डेट लेने के नाम से ही चिढ़ने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि डेट मुझे चाहिए किस लिए। आप इतना मैनेज लाइफ बिताएंगे, आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको पर्सनल बजट बनाने का पूरा प्रोसेस बताया है। अगर आप लोगों को कोई बजट की शीट चाहिए, बजट से रिलेटेड स्प्रेडशीट चाहिए, एक्सेल शीट चाहिए, या बजट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप वीडियो पे कमेंट करें, अपने रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करें। मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा, जब भी मैं देखूंगा आपके कमेंट्स को, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने की कोशिश करूंगा। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं दोबारा से कह रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।